Hello everyone, welcome back to the Aspirant Universal YouTube channel. और we are going to study our next chapter, that is regionalism for Indian society UPSC mains perspective. स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल द एस्पिरेंट इनविंसिबल and join the telegram channel for more update and all the study material related to the UPSC examination. Thank you so much. Let's begin. So what is a regionalism? Regionalism जो हिंदी में एक वर्ड है क्षेत्रवाद. सो सिंपली इट इज़ अ इज़म. सो जहाँ पर भी ये ISM जो वर्ड आता है, सो इसका मतलब सिंपल होता है एक सेंटर्ड आइडियोलॉजी, सेंट्राइज्ड आइडियोलॉजी. सो रीजनलिज्म इज रीजन सेंटर्ड आइडियोलॉजी. कम्यूनलिज्म कम्यूनिटी सेंटर्ड आइडियोलॉजी. सिंपल. सो इज़म का मतलब यही होता है कि इससे इर्द गिर्द ही घूमना है, रीजन से इर्द गिर्द घूमना है. सो डैट इज़ ऑल अबाउट द रीजनलिज्म. और अगर डेफिनेशन की बात करें तो बहुत अच्छी डेफिनेशन मुझे विकिपीडिया से मिलती है, जो मैंने देखा कि रीजनलिज्म इज़ नथिंग बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन को बढ़ाने के लिए प्रयास करती है. That seeks to increase the political power, influence and self-determination of people of one or more sub-national region. अपने क्षेत्र को आगे ले जाने की फीलिंग, अपने क्षेत्र के बारे में ज़्यादा सोचना, अपने क्षेत्र के पावर बढ़ाना है. That type of feeling, emotion and perspective is regionalism. सिंपल है. सो रीजनलिज्म इज़ नथिंग बट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी. ये इंट्रोडक्शन में आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो. चलिए, तो रीजनलिज्म में आपको देखने को क्या मिलता है? आपको देखने को मिलता है लॉयल्टी टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ ओरिजिन. आप जिस भी क्षेत्र से आते हो वहाँ का लॉयल्टी आप दिखाओगे. फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, बट आप बिहार से आते हो, MP से आते हो, या फिर किसी और भी रीजन से आते हो, तो आप अपने रीजन को भी अटैच करते हो. अफेक्शन है आपके पास में, उसको आगे बढ़ ले जाने के लिए आप सोचते हो, उसको पावर मिलना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, कई सारी चीज़ें. तो डेट इज़ रीजनलिज्म. कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि आपको कैरेक्टरिस्टिक देखकर कैसे पहचान सकते हो कि कहीं पर ये रीजनलिज्म की बात हो रही है या रीजनलिज्म नहीं है. सबसे पहले रीजनलिज्म के एक प्रमुख रीज़न है, द मेन रीज़न बिहाइंड द रीजनलिज्म इज़ डिस्पैरिटी. डिस्पैरिटीज़ इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल आस्पेक्ट. ठीक है, अपने क्षेत्र से प्यार होना अलग बात है, मिट्टी से प्यार तो है, बट हम इस कॉस्ट पे अपने रीजन को आगे लेके जाते हैं कि दूसरे रीजन जो हैं, एरियाज़ हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा क्यों हो रहा है, वहाँ पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा है, ग्रोथ ज़्यादा है, हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन करती है. इस तरीके से फीलिंग आती है. क्यों आती है? द बिगेस्ट रीज़न इज़ डिस्पैरिटी इन इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल आस्पेक्ट ऑफ द रीज़न. सो डैट इज़ द बिगेस्ट रीज़न. और क्या हो सकता? इमोशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी कुछ हो सकते हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म को बढ़ावा मिले, रीजनलिज्म बढ़ जाए. तो इमोशनल, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या है? मेंटल पर्सपेक्टिव. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो लोग हैं, नॉर्थ ईस्टर्न लोग जब मेन लैंड इंडिया में आते हैं तो दे फेस अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. देयर आर अ लॉट ऑफ प्रिजुडिसेस, देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेरियोटाइप्स. फॉर एग्जांपल कि इंसान को भी खा जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, लोग ऐसा भी सोचते हैं. तो जब एक कॉमन पर्सपेक्टिव बन जाएगा तो नॉर्थ ईस्टर्न पीपल के माइंड में भी कहीं ना कहीं आएगा कि हमारे साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा, और वहाँ पे रीजनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाएंगी. सिंपल है. इट इज़ बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी एंड लॉयल्टी टू अ स्पेसिफिक रीजन. तो अपने स्पेसिफिक रीजन को ही लॉयल करेंगे. फॉर एग्जांपल, अभी हिली एरियाज़ में आपने देखा होगा इनर लाइन परमिट सिस्टम हमारे इंडिया में है, स्पेशल स्टेटस दे के रखा है कुछ रीजन्स को. क्यों? डैट इज़ द रीज़न. वहाँ पे रीजनलिज्म का फीलिंग है और उनकी फीलिंग को, डाइवर्सिटी को हमें प्रिजर्व भी करना है और रिस्पेक्ट भी देना है, रिकॉग्नाइज भी करना है. नेक्स्ट इज रीजनलिज्म प्रायोरिटाइज द डेवलपमेंट ऑफ वंस ओन रीजन. हमें अपने ही, विदाउट कंसिडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ अदर रीजन. तो रीजनलिज्म में आप अपने ही रीज़न के बारे में सोचते हो, अपने ही रीज़न को डेवलप करने के बारे में सोचते हो,
बढ़ावा करने के बारे, आगे ले जाने के बारे में सोचते हो बजाय कि दूसरे इलाके के बारे में. सो इट रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रीजन टू द पीपल फ्रॉम आउटसाइड दैट रीजन. तो रीजनलिज्म रिस्ट्रिक्ट द बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रीजन, जो भी हमारे एरिया का बेनिफिट है. फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र बहुत शानदार ग्रोथ कर रहा तो यहाँ का फ़ायदा है, बेनिफिट जो है महाराष्ट्र के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि बाहर से आए लोगों को मिलना चाहिए. दैट इज़ द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म. सिंपल है. फॉर एग्जांपल झारखंड, बिहार में अगर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर इस तरीके की फीलिंग है कि झारखंड का रिसोर्स, झारखंड के मिनरल सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए ही खर्च होने चाहिए, दैट इज़ अ फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म. ऐसा नहीं होना चाहिए. बट नाउ टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म समझते हैं. अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ रीजनलिज्म, कुछ अच्छे कुछ बेकार, और कुछ हद तक अच्छे कुछ हद तक बेकार. सो टाइप ऑफ रीजनलिज्म की बात करें कि रीजनलिज्म भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, किस तरीके से फीलिंग है अपने अपने रीजन को लेकर. फर्स्ट इज़ सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म. सुप्रा रीजनलिज्म जो है, सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म का मतलब सिंपल है, यहाँ पर एक जो लोग हैं, दे शेयर द इंटरेस्ट अमंग द पीपल रिसाइडिंग इन अ मल्टीपल स्टेट वर्किंग टुवर्ड द प्रमोटिंग रीजनल ऑटोनॉमी एंड लोकल एजेंडा. अब यहाँ पर क्या है, कई स्टेट के लोग, कई रीजन के लोग एक बड़ा रीजन की डिमांड करें, एक बड़े रीजन के पर्सपेक्टिव से रीजनलिज्म की आइडिया को फॉलो करें, अपने रीजनल ऑटोनॉमी की बात करें. फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट भारत में, वहाँ पे कई सारे स्टेट हैं, 7 सिस्टर्स हैं. अब वो अपने आपस में ही उन्होंने एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और एक रीजनल ऑटोनॉमी की सहमति बना ली है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ग्रांट मिलना चाहिए, ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए. दैट इज़ अ रीजनलिज्म, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट रीजन स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है. दैट इज़ अ सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म. वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मणिपुर की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेघालय की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिक्किम या फिर असम या फिर नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही है, वहाँ पे टोटल रीजन की बात हो रही है. सारे के सारे स्टेट के लोग आपस में मिलके अपने लिए डिमांड कर रहे हैं एक बड़ा रीजनल ऑटोनॉमी, एक ग्रेटर रीजन की बात कर रहे हैं. दैट इज़ अ सुप्रा स्टेट रीजनलिज्म. क्लियर है. नेक्स्ट इज इंटर स्टेट रीजनलिज्म. इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में रीजनलिज्म की बातें आ गई हैं. तो एक स्टेट के लोग एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के अगेंस्ट में जब फीलिंग आ जाए, पर्सपेक्टिव आ जाए, दैट इज़ अ रीजनलिज्म, इंटर स्टेट रीजनलिज्म. फॉर एग्जांपल कर्नाटका और तमिलनाडु के लोगों के बीच में, जैसे कि कावेरी डिस्प्यूट के चलते एक इंटर स्टेट रीजनलिज्म डेवलप हो गया. सो ऑफन ड्यू टू द टेरिटोरियल और आइडेंटिटी रिलेटेड फैक्टर्स. तो तमिलनाडु को लोग नहीं चाहते हैं कि कर्नाटका के लोग नहीं चाहते हैं, दोनों मिलके, कि कावेरी का जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके आपस में डिवाइड हो. वो पानी देना नहीं चाह रहे, वो अपना पानी नहीं देना चाह रहे, वो अपने रिसोर्सेज शेयर नहीं करना चाह रहे हैं. तो डेट इज़ अ कॉम्पिटिशन और सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव फीलिंग टुवर्ड्स द स्टेट्स, टुवर्ड द अदर स्टेट. दैट इज़ अ इंटर स्टेट रीजनलिज्म. समझ में आ रहा है कि रीजनलिज्म एक सुप्रा स्टेट हो गया जब कई सारे स्टेट मिलके एक बड़े से रीजन की ऑटोनॉमी, रीजनल की बात करें. दैट इज़ अ सुप्रालिज्म. जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को आंखें दिखाने लगे, दैट इज़ इंटर स्टेट रीजनलिज्म है. नेक्स्ट इज़ इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म. इंट्रा स्टेट का मतलब है एक स्टेट के अंदर ही कुछ ऐसा इलाका है जहाँ पे रीजनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही है. फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड रीजन इन मध्य प्रदेश एंड यूपी, सौराष्ट्र इन गुजरात, मराठावाड़ा विदर्भ महाराष्ट्र में. यहाँ पे रीजनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो रही है. सेल्फ डिपेंडेंस की डिमांड है, सेल्फ ऑटोनॉमी की डिमांड है और स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है. दैट इज़ अ टाइप ऑफ रीजनलिज्म. क्लियर हो गया होगा. सुप्रा स्टेट, सुप्रा यानी बड़े स्टेट की बात हो रही है, एक बड़े रीजन की बात हो रही है. इंटर स्टेट, जब दो स्टेट आपस में रीजनलिज्म की फीलिंग से जूझ रहे हों, आपस में लोग एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हों, डेट इज़ अ इंटर स्टेट रीजनलिज्म. और जब एक ही स्टेट के अंदर लोग छोटे से इलाके में एक रीजनल डेवलपमेंट की बात करें, रीजन की बात करें, अपने हक की बात करें, एक रीजन स्पेसिफिक राइट्स की बात करें, डेट इज़ अ इंट्रा स्टेट रीजनलिज्म.
सिंपल है। नाउ द टाइप्स ऑफ रीजनल मूवमेंट, अब रीजनल मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वही बोला था ना, कोई बहुत गलत, कोई बहुत सही, कोई कुछ हद तक सही है, कोई कुछ हद तक गलत है। अब सही क्या है, गलत क्या है, उसका एंड रिजल्ट भी डिसाइड करता है और उसके रीज़न मेथड भी डिसाइड करते हैं, और उनका मेन है पर्पस बिहाइंड द रीजनलिज्म। So the purpose behind the regionalism is going to decide the nature of regional movement. For example, secessionism. Secessionism का मतलब होता है अलग थलग होना। मुझे अपना देश अलग बनाना है, मुझे अपना राष्ट्र अलग बनाना, मुझे अपना राज्य अलग बनाना है, इंडिया के अंदर नहीं रहना चाह रहे हो, डेट इज़ अ secessionism. फॉर एग्जाम्पल, नागालैंड में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एज वेल एज मिलिटेंट इन जम्मू कश्मीर, that is an example of secessionism. खालिस्तान मूवमेंट, secessionism, अलग देश बनाएंगे, that is a secessionism, that is totally wrong, unacceptable. नेक्स्ट कम द सेपरेटिज्म. सेपरेटिज्म की मतलब है एक रीजन से सेपरेट होने की बात है, बस थोड़ा सा सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए, रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए उनको, ताकि डेवलपमेंट हो सके और उनकी जो डिमांड है, रीजनल डिमांड है, उसको फुलफिल किया जा सके. फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेपरेटिज्म. सिंपल है, देश के अंदर ही है, नेशनल यूनिटी इंटीग्रिटी को कोई थ्रेट नहीं है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव, गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट ग्रोथ पर्सपेक्टिव से एक अलग ही रीजन बनाने की डिमांड हो रही है. सिंपल है, दैट इज अ सेपरेटिज्म. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड. कुछ अब यूनियन टेरिटरी हैं, वो क्या करेंगे, पॉलिटिकल पावर बढ़ाने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पावर को इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए, रीजनल पॉलिटिकल पावर का इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए यूनियन टेरिटरी को स्टेटहुड बनवाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, दिल्ली को कंप्लीट स्टेट का दर्जा देना चाहिए, इसकी जो डिमांड होती है, डेट इज़ अ एग्जांपल ऑफ स्टेटहुड रीजनलिज्म. जम्मू कश्मीर में हो रही है अभी जैसे. नेक्स्ट इज डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. डिमांड फॉर ऑटोनॉमी वही एक्सेसिव सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को अपोज करना. एक्सेसिव सेंट्रल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल आर द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. नेक्स्ट इज रीजनल ऑटोनॉमी विद इन द स्टेट. अब इंट्रा स्टेट की बात हो गई है, तो इन दिस टाइप ऑफ मूवमेंट पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक रीजन demand recognition based on their regional identity in a larger state. For example, Bundelkhand region in UP and MP, Vidarbha region in Maharashtra, Saurashtra in Gujarat. These are the regional autonomy within a state. एक ही state के अंदर, मतलब हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी सेम रहेगा, बट एक लोअर लेवल डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होना चाहिए. दैट इज अ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी एंड डिमांड फॉर रीजनल ऑटोनॉमी विद इन अ स्टेट. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा टाइप ऑफ रीजनल मूवमेंट, किस तरीके से मूवमेंट चलते हैं अलग अलग. सन ऑफ सॉइल थ्योरी चलती है. सन ऑफ सॉइल थ्योरी क्या है रीजनलिज्म में? सन ऑफ सॉइल थ्योरी कहती है कि जो भी इस ज़मीन पर, जो भी इस धरती पर पैदा हुआ है, मतलब सिंपल, जो इंसान महाराष्ट्र के अंदर हुआ, महाराष्ट्र का बेनिफिट उसी को मिलना चाहिए. जो इंसान मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, मध्य प्रदेश के मिनरल्स का, रिसोर्सेज का बेनिफिट, का ग्रोथ डेवलपमेंट का बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलना चाहिए जो यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ मानते हैं और है, जिनकी प्लेस ऑफ बर्थ MP है, जिनका प्लेस ऑफ बर्थ महाराष्ट्र है. तो फॉर एग्जाम्पल, शिवसेना डिफेंस of Maharashtrians and Bodos and Bengali speaking Muslims in Assam. इन दोनों के बीच में भी सन ऑफ सॉइल थ्योरी चलती है और एक बहुत लंबी कन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट भी क्रिएट हो जाते हैं. आपने कई बार देखा होगा महाराष्ट्र में जो माइग्रेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल बिहार से कई लोग आते हैं, मजदूर आते हैं, तो सन ऑफ सॉइल थ्योरी के चलते उनको अपोज किया जाता है कि मत आओ, यहाँ नहीं आना चाहिए, तो अपने जाओ, वापस जाओ, अपने स्टेट में जाओ, यहाँ बताओ. So these are the reason, these are the various type of regional movement. समझ में आ गया? सबसे बेकार क्या होता है, जो देश तोड़ने की बात करता है, secessionism, खालिस्तान मूवमेंट, नागालैंड का वो नेशनल सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड है, दैट इज़ अ secessionism. सेपरेट मतलब सेपरेट एंटिटी बनाना है, स्टेट बना दो, फिर रीजनल ऑटोनॉमी होता है. सन ऑफ सॉइल थ्योरी होती है कि स्टेट में स्टेट तो ठीक है, कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र महाराष्ट्रियन रिजर्वेशन मिलना चाहिए. दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ सन ऑफ सॉइल थ्योरी. सन मतलब बेटे, पुत्र, सॉइल यानी मिट्टी, तो जो मिट्टी में ही जन्मा है, जो इस मिट्टी से पैदा हुआ है, उन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, सबको नहीं मिलना चाहिए. बाहर के लोग आके यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा. दैट इज़ द थ्योरी ऑफ सन ऑफ सॉइल थ्योरी. सिंपल है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ रीजनलिज्म? कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे रीजनलिज्म बढ़ता है? तो सबसे पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर्स. जोग्राफिकल फैक्टर्स की बात है कि एक स्पेसिफिक रीजन में जोग्राफी कैसी है. हिली एरियाज़ हैं,
प्लेन ट्राइब्स हैं मणिपुर में, और जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, वहाँ का जोग्राफिकल टेरेन अलग है, तो वहाँ पे रीजनल ऑटोनॉमी की डिमांड इसलिए होती है ताकि उनका कल्चर भी स्पेसिफिक हो जाए और जोग्राफिकल जो हिंड्रेंसेस हैं उसको ओवरकम किया जा सके, डेवलपमेंट और ग्रोथ पर फोकस किया जा सके। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रीज़न होते हैं। अब हिस्टोरिकल रीज़न का मतलब होता है वहाँ पर रीजनल ऑटोनॉमी पहले से रही है और रीजनलिज्म स्ट्रॉन्ग रहा है पहले से। हिस्ट्री ऑफ रीजन इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ का कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान में राजपूत से, और पंजाब में जैसे खालिस्तान मूवमेंट चला, तो डेट इज़ द हिस्टोरिकल रीज़न बिहाइंड रीजनल मूवमेंट। देन कम्स द कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर की मतलब है जिनका अपना कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेशन करना है, कल्चर अलग थलग समझते हैं, वो अपने कल्चर को आगे लेना चाहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन होता है कई लोगों के साथ में। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न डिस्क्रिमिनेशन होता है, नॉर्थ साउथ कल्चरल डिवाइड जो मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि हिंदी हम पर मत थोपो। साउथ वाले लोग कहते हैं कि हमारे लिए हिंदी हम पे मत थोपो, हमारी रीजनल लैंग्वेज भी आगे लेके जानी है, तमिल, तेलुगु, मलयाली, दिस टाइप ऑफ थिंग्स। देन नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स मतलब है कि जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर है उनका स्मूथली फंक्शन कर सकें और आसानी से डेवलपमेंट हो सके, लोगों की भलाई हो सके, तो हमें एक सेपरेट स्टेट की डिमांड सुनने को मिलती है। फॉर एग्जांपल तेलंगाना रिसेंट एग्जांपल है, छत्तीसगढ़ बनाया गया, झारखंड बनाया गया, बिहार बनाया गया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके। सिंपल है। नाउ एथनिक फैक्टर्स की बात करें तो एथनिक फैक्टर्स, एथनिसिटी अलग अलग है, कई रीजन में एथनिसिटी अलग है, तो एथनिक ग्रुप ने बोला कि हमारा एथनिक कल्चर को इम्पोर्टेंस दिया जाए, रिकॉग्नाइज़ किया जाए, तो हमें एक अलग से छोटा सा ही सही एक इलाका दे दो, हमें रीज़न दे दो, वहाँ पे हम अपनी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस करेंगे। फॉर एग्जांपल नागा डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, दैट इज़ द एथनिक फैक्टर्स। सिंपल है। तो ये सारे रीजनल मूवमेंट हैं इंडिया के अंदर, आप यहाँ पे समझ सकते हो। यहाँ पे बोडोलैंड मूवमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पे लद्दाख अब डिमांड कर रहा है। देन मारू प्रदेश राजस्थान का, ये बुंदेलखंड रीजन है यूपी और एमपी का। इस तरीके से रायलसीमा है आंध्र प्रदेश में। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो रीजनल डिमांड्स हमारे इंडिया में कौन कौन सी हैं, किस तरीके से। नाउ द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल इन इंडिया। अगर इम्पैक्ट की बात करें तो सबसे पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं। तो क्या रीजनलिज्म कम्प्लीटली नेगेटिव है? क्या रीजनलिज्म हमेशा हमारा नुकसान कराता है? ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ते। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या है रीजनलिज्म के? रीजनलिज्म क्या है पहले तो वो अपने दिमाग में लाओ कि लोग रीज़न, अपने स्पेसिफिक रीज़न के पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिकल पावर की डिमांड कर रहे हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की डिमांड कर रहे हैं, अपने ग्रीवांसेस रिड्रेसल की डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलाके में पानी नहीं है भैया, पानी दे दो, हमारे इलाके में पेड़ नहीं है, हमारे इलाके में डेवलपमेंट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज लगा दो, हमारा एरिया अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारी हिस्ट्री अलग है, हमारा एथनिसिटी अलग है, यहाँ पे निगलेक्ट बहुत ज़्यादा करती है गवर्नमेंट, तो हमारा एक स्टेट अलग होना चाहिए। दैट टाइप ऑफ थिंग इज़ नोन एज रीजनलिज्म। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है रीजनलिज्म के? डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस टू क्रिएशन ऑफ ड्यू टू क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट। स्मॉलर स्टेट जैसे उत्तराखंड, तेलंगाना बनने से डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होगा, और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस से क्या होगा? गवर्नमेंट जनता के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगी, तो तेज़ी से गवर्नेंस इम्प्रूव करेगी, फंक्शनिंग करेगी, करप्शन कम हो जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, है ना, डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ पीपल का बढ़ जाएगा। दैट टाइप ऑफ थिंग। नेक्स्ट इज इमरजेंस ऑफ न्यू रीजनल पॉलिटिकल पार्टी। न्यू रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बढ़ के आएंगी आगे। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु देशम पार्टी इन तेलंगाना। अब वो क्या करेगी पार्टी? लोगों की डिमांड को गवर्नमेंट के पास में लेके जाएगी, और गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो गवर्नमेंट अपनी बनाएगी और लोगों की डिमांड को पूरा करेगी। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज द इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म। सिंपल। नेक्स्ट पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ रीजनलिज्म इज फोकस ऑन द स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम। सेम जो हम वही कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना फोकस करती है महाराष्ट्र में, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कल्चरल प्रिजर्वेशन पे। इस तरीके से स्पेसिफिक रीजनल प्रॉब्लम जो भी हैं वहाँ पे ध्यान दिया जाएगा।
नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक कल्चर प्रिजर्वेशन। लिंग्विस्टिक कल्चर प्रिजर्वेशन तेलंगाना बना दिया गया, तमिलनाडु बना दिया अलग से, हमने बनाया था 1956 में। दैन मद्रास से फिर यूपी अलग बना, बिहार अलग बना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट स्पेसिफिकली, है ना। एग्जाम्पल के लिए डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कल्चर फैब्रिक, जो द्रविडियन मूवमेंट रहा तमिलनाडु में उसने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है वहाँ के कल्चर और लैंग्वेज को प्रिजर्व करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्दी कॉम्पिटिशन अमंग द स्टेट। हेल्दी कॉम्पिटिशन किस तरीके से डेवलप हो जाएगा, ताकि वहाँ पे रीजनलिज्म के सेंस से कॉम्पिटिशन और ग्रोथ और डेवलपमेंट के डिस्पैरिटीज़ को कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल बिहार और महाराष्ट्र के लोग देखेंगे कि भाई महाराष्ट्र में इतना डेवलपमेंट क्यों है, रीजनलिज्म बढ़ेगा, फिर लोग डिमांड करेंगे गवर्नमेंट से कि हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए, हमें भी सही चलना चाहिए, घूम कर आएंगे फिर इस तरीके से। नाउ देर आर सम नेगेटिव आस्पेक्ट एज वेल। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रीजनलिज्म आपको भी पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम अपने आंसर में बैलेंस आंसर राइटिंग करके आएँ कि रीजनलिज्म बुरा नहीं है। यूपीएससी ने अगर क्वेश्चन पूछ दिया रीजनलिज्म इज़ नॉट टू गुड एज वेल एज टू बैड, तो दोनों पॉइंट आपको देना पड़ेगा और फिर बैलेंस करके आंसर आपको लिख के आना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहला है नेशनल यूनिटी को अंडरमाइन करना। फॉर एग्जांपल अगर सेसेशनिस्ट मूवमेंट है, फॉर एग्जांपल मिलिटेंट हैं जम्मू कश्मीर में, अगर उनकी सुन ली जाए तो हम दूसरा देश बनाना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा, दो देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ रीजन है, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट है, तो वी कैन नॉट अंडरमाइन द नेशनल यूनिटी। सो नेगेटिव इम्पैक्ट, अंडरमाइन द नेशनल यूनिटी। सेकंड इज दे डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर। कई बार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल वायलेंस करते हैं। डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश इज द एग्जांपल ऑफ वायलेंट एजिटेशन। नेक्स्ट इनफिल्ट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। कई बार बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को हमारे देश में इंटरनल मैटर में इंटरफेरेंस करने का मौका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल चाइना इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड जम्मू कश्मीर में, पंजाब में आपके टेररिस्ट ग्रुप के थ्रू प्रॉक्सी बार कौन चलाता है, पाकिस्तान चलाता है। नेक्स्ट इज डिविजिवनेस एंड फ्रेगमेंटेशन। डिविजिवनेस फ्रेगमेंटेशन का मतलब वही है जब एक रीजन आपस में अपने रीजन की बात करेगा तो नेशनल यूनिटी अंडरमाइन होगी और लोगों के बीच में एक न्यू आइडेंटिटी, रीजन स्पेसिफिक आइडेंटिटी डेवलप कर जाएगी इंस्टीड ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। लोग बोलेंगे मैं महाराष्ट्र से हूँ, लोग बोलेंगे मैं बुंदेलखंड से हूँ, मैं बिहार से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। इंडिया के बारे में क्या कौन बात करेगा फिर? डेट इज़ डिविजिवनेस एज वेल एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डिसरप्शन। इकोनॉमिक डिसरप्शन कैसे होगा? जब रीजनलिज्म से आप मूवमेंट करोगे, डिमांड करोगे, तो प्रोटेस्ट वगैरह अगर वायलेंट हो जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इशू होएगा, साथ ही साथ में इकोनॉमिक डिसरप्शन हो जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी, है ना, गवर्नमेंट गिरना, आना जाना, ये सारी चीज़ें लगी रहेंगी तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगा, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस टू द इंटर स्टेट कोऑपरेशन। इंटर स्टेट कोऑपरेशन में भी हिंड्रेंसेस रहती हैं। किस तरीके से? रीजनलिज्म कैन स्ट्रेन इंटर स्टेट रिलेशंस एंड हिंडर द कोऑपरेशन। वही चीज़ें हैं, रीजनलिज्म अपने अपने रीजन को जो लोग बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के कुछ लोग बोलें कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए, तो जो लोग बिहार से आए हुए हैं तो बिहार की गवर्नमेंट उनका पक्ष नहीं लेगी। एमपी से जो लोग आए हुए हैं तो एमपी गवर्नमेंट उनका सपोर्ट नहीं करेगी। तो फिर एमपी गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब अपने आपस में काम करने के लिए बैठेंगे तो उनके बीच में कहीं ना कहीं मनमुटाव आ जाएगा। दैट इज़ अ हिंड्रेंस टू द इंटर स्टेट कोऑपरेशन। सिंपल, महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर पे जो हुआ था 2 साल पहले, आप वो देख लीजिए। और नॉर्थ ईस्ट में तो अभी हुआ था, असम और मेघालय के बीच में हुआ था, पुलिसमैन मारे गए थे दोनों स्टेट के। सोचो, पुलिस में आपस में लड़ाई झगड़े हो गए और गोलियां भी चली, बंदूकें चली हैं। दैट लेवल ऑफ रीजनलिज्म इज देयर। नेक्स्ट इज वीकनिंग ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशंस। नेशनल इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएंगे बिकॉज आप रीजन की बात कर रहे हो ना, तो नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल नीति आयोग है, इंटर स्टेट काउंसिल है, ये इंस्टीट्यूशंस जो भी रिकमेंडेशन देगी, गाइडलाइन देगी, तो इसको फॉलो कौन करेगा? रिकमेंडेशन देगी तो फॉलो कौन करेगा? कोई फॉलो नहीं करेगा। वो कहेंगे नहीं, हमें तो पैसा कम मिला, हमें पैसा ज़्यादा मिल गया, उनको पैसा ज़्यादा दे दिया आपने, हमको निगलेक्ट कर लिया है, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। रीजनलिज्म की बात करेंगे इस तरीके से। दीज आर द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ द रीजनलिज्म। तो हमने पॉजिटिव देखा, नेगेटिव देखा। आप बैलेंस की बात करें कि हमें ज़रूरत क्यों है रीजनलिज्म और कहाँ कहाँ बेनिफिट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कोएग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट। तो हम ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रीजनलिज्म और नेशनल इंटीग्रेशन साथ में नहीं रह सके, हमें इन दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत है कि रीजनलिज्म भी ज़रूरत है। रीजनलिज्म से क्या होगा? रीजन कल्चर स्पेसिफिक लैंग्वेज है, डेवलपमेंट और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उसको अटेंशन मिलेगी। साथ ही साथ में नेशनल इंटीग्रेशन के लिए भी काम कर सकते हैं, एम्फेसाइजिंग दी डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फेडरल एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम।
तो रीजनलिज्म से क्या होगा, लोग बढ़ चढ़कर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेशन करेंगे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को एंश्योर करने के लिए। और इससे क्या होगा, फेडरल और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में स्ट्रॉन्ग होगा। फेडरल सिस्टम वही है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस कम होता चला जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा चला जाएगा। प्रिजर्वेशन द नेशनल सॉलिडारिटी, नेशनल सॉलिडारिटी को प्रिजर्व करने की बेनिफिट रहेगा। कैसे, अगर रीजनलिज्म को हमने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, डज नॉट डिस्टर्ब द नेशनल सॉलिडारिटी, तो रीजन डेवलप करेंगे, ग्रोथ करेंगे, हर एक रीजन दूसरे रीजन को रिस्पेक्ट देगा, बेनिफिट रीजन को भी होगा और नेशन को भी होगा। स्ट्रेंथनिंग द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगेन फेडरलिज्म का मतलब क्या है, वहाँ पे रीजनल पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ के आएंगे, रीजनल पार्टनरशिप बढ़ के आएगा, और ग्राउंड लेवल जो पीपल हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा गवर्नेंस में, डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो जाएगा, सेम चीज़ है, रिड्यूस द सेंट्रलाइजेशन, एम्पावरिंग द स्टेट, स्टेट्स के बारे में, स्टेट्स के हाथ में पावर ज़्यादा आएंगी और स्पेसिफिकली पंचायत के पास में पावर ज़्यादा चली जाएंगी। इनएविटेबल इन द डाइवर्स नेशन, हमारा इंडिया एक यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, और इतनी डाइवर्स कंट्रीज़ में रीजनलिज्म होना ऑब्वियस थिंग है। क्यों ऑब्वियस थिंग है? ऑब्वियस थिंग इसलिए है क्योंकि हमारी रीजनल आइडेंटिटी अलग अलग है, रीजनल कल्चर अलग है, रीजनल रिसोर्सेज अलग हैं, रिक्वायरमेंट अलग हैं, तो हमें अपने रीजन से अटैचमेंट होना बहुत ही ऑब्वियस थिंग है। और रीजनल से अटैचमेंट ही तो रीजनलिज्म है। जब ये वायलेंट होता है, गलत मेथड से होता है, गलत तरीके से, और एक लिमिट क्रॉस कर जाता है, जब नेशनल इंटीग्रेशन को थ्रेट पहुंचाता है, तब वो जाके गलत होता है। ये गलत हमेशा गलत नहीं होता। सिंपल, फंडामेंटल टू फेडरलिज्म, और इंडिया में फेडरलिज्म का फंडामेंटल ही तो रीजनलिज्म है। अगर रीजनलिज्म नहीं होता तो हमने स्टेट बनाए क्यों? फेडरलिज्म की ज़रूरत क्या थी? एक सेंट्रल यूनिटी होनी थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना देते। तमिलनाडु में गवर्नमेंट अलग क्यों बनाई हमने? दिल्ली से चलती वो सरकार। बिकॉज वी रिस्पेक्ट द रीजनल आइडेंटिटीज़, वी नीड फेडरलिज्म, वी नीड रीजनलिज्म। सिंपल है। तो इंडिया एक बेस्ट एग्जाम्पल है ऑफ को एग्जिस्टेंस एंड सक्सेसफुल मेंटेन द रीजनलिज्म अलॉन्ग विद द स्ट्रॉन्ग नेशनल इंटीग्रेशन। तो इंडिया में नेशनल इंटीग्रेशन के साथ साथ रीजनलिज्म दोनों रह सकते हैं, और हमें इस तरीके से ही बैलेंस करते हुए आगे चलना चाहिए। और कंक्लूजन में हम यही देख सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट हैं रीजनलिज्म के, लेकिन इसको बैलेंस दोनों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीजनल एस्पिरेशनल एज वेल एज नेशनल इंटीग्रेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ताकि हम हार्मनी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंश्योर कर सकें अपने डाइवर्स कंट्री में। फॉर एग्जांपल नीति आयोग का एग्जांपल है, नीति आयोग का एग्जांपल है, जीएसटी काउंसिल का एग्जांपल आप लिख के आ रही है, इंटर स्टेट काउंसिल का हेल्प लेना चाहिए। इस तरीके से अपनी इंटीग्रेशन के साथ साथ रीजनल एस्पिरेशंस को एंश्योर कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मिनिस, अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो 2023 मार्च में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने आंसर दिया था रिप्लाई में लोकसभा में कि कास्टिज्म, रीजनलिज्म और लिंग्विस्टिक फैनाटिसिज्म है, पागलपन है ना, जो भाषा के लिए पागलपन, रीज़न के लिए, कास्टिज्म के लिए, ये सोशल इविल्स हैं। और सोशल इविल्स के लिए भारत में जो मेजर्स हैं, इनको कम करने के लिए जो मेजर्स हैं वो हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एज वेल एज द एट्रोसिटीज़, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। इन दोनों को ही बढ़ावा देना चाहिए और रीजनल एस्पिरेशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और डिस्पैरिटी को कम करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2020 में क्वेश्चन आया था, 2020 में क्वेश्चन आया था कि डू यू एग्री दैट रीजनलिज्म इन इंडिया अपेयर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रीजनल कल्चरल एस्पिरेशन। तो रीजनलिज्म और कल्चर का क्या रिलेशन है, ये आपसे पूछा गया है। इसके आगे आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इसी के कारण ये सब होता है? सेकंड क्वेश्चन है रीजनलिज्म का बेसिस क्या है, द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म। तो बेसिस ऑफ बताओगे रीज़न, बहुत सारे रीज़न हैं जो हमने पढ़ के आए हैं, और एक रीज़न इन्होंने खुद दिया है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट का, इसको प्रूव करो, सब्सटेंशिएट करिए, अच्छी तरीके से समझाइए क्या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से रीजनलिज्म होता है तो किस तरीके से होता है। ये आंसर भी हम लिख सकते हैं। ग्रोइंग फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन जनरेशन ऑफ डिमांड फॉर द सेपरेट स्टेट। सेपरेट स्टेट डिमांड जो बढ़ रही है उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है? रीजनलिज्म की फीलिंग ग्रो होना। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ग्रो हो रही है, क्यों हो रही है, रीज़न क्या है, सॉल्यूशंस क्या होंगे और हमें क्या करना
चाहिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सिंपल है। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। इम्प्रूवमेंट करने के लिए प्लीज़ 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 फीडबैक देना ना भूलें, फीडबैक अपना कमेंट में ज़रूर दें, और एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोर अपडेट एंड फॉर द स्टडी मटेरियल टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। सारे के सारे स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। और अगर आपका ऑप्शनल PSIR है तो PSIR के लिए मैंने डेडिकेटेड चैनल बनाया है, मेरा भी ऑप्शनल PSIR भी है, और यहाँ पे स्टडी मटेरियल साथ में मिलकर पढ़ाई कर सकते हैं। आंसर पेपर, मॉडल आंसर सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, लव यू और टेक केयर।